तो अब तक हम रेजिस्टेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए यानी हमारे पास जो ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है, कि ओम्स लॉ ये कहता था कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था और इसमें फाइनली हमारे पास निकल करके आया था कि अगर किसी भी कंडक्टर्स के फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, उसको स्ट्रेच ना करें, उसको गर्म ना करें, ठीक है, उसको कंप्रेस ना करें, तो ऐसे कंडीशन में उस टर्मिनल के उस रेजिस्टेंस के वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट टर्म आया था वही हमारा क्या कहलाता था, रेजिस्टेंस कहलाता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो टर्म आया था, देखो एक्चुअली आया क्या था, ओम्स लॉ में V/I, ठीक है, ये वैल्यू आई थी हमारी M/N², देखो आया था ये M/N² टाउ इंटू L/A, ठीक है। इस चीज़ को आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हो, जिसमें हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो हमने इसमें ये डिराइव किया था कि अगर हमारे पास किसी कंडक्टर्स के फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना किया जाए, ठीक है, यानी इसका लेंथ को ना बढ़ाएं, एरिया को ना बढ़ाएं, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये देखो सारे टर्म्स कैसे हैं, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा हो गया इस वायर का रेजिस्टेंस। तो आप देखो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू M/N² टाउ इंटू L/A, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब हम बात करने आ रहे हैं रेसिस्टिविटी की। हम बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी और इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों एक ही चीज है, रेसिस्टिविटी कह लो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। तो ये देखो ध्यान से कि ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, M/N² टाउ, ये जो टर्म हमारा यही क्या है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आप इसको लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा रो, ठीक है, इंटू L/A। ये रो जो है यही हमारा ये कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो ये रो हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ये हमारा रो कहलाएगा रेसिस्टिविटी और इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहां से देखा जाए कि हमारे पास रेसिस्टिविटी के दो टर्म्स हमारे पास आएंगे, एक हमारे पास आएगा रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे हम, यही टर्म तो हमारा है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है यही तो हमारा रेसिस्टिविटी है। तो आप लिखोगे M/N² इंटू टाउ, ठीक है, M/N² इंटू टाउ, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेसिस्टिविटी है। अगर आप सब ये कहें कि यहां से भी रेसिस्टिविटी का रिलेशन आप निकाल सकते हो, तो रेसिस्टिविटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। देखिए, तो हम रेसिस्टिविटी को इस रिलेशन की मदद से डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी को इस रिलेशन की मदद से भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप रेसिस्टिविटी के जो इंटरनल चीज़ें हैं, ठीक है, यानी किस पे डिपेंड करती है, वो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करेंगे, यानी हम दोनों का यूज़ करेंगे कि रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो रेसिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि रो इज इक्वल टू R, ठीक है, आप ले लो A/L। तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A जो है 1 यूनिट हो जाए और लेंथ भी क्या हो जाए, ये भी 1 यूनिट हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास रो जो है देखिए क्या हो गया, R इंटू 1/1, दैट इज रो की वैल्यू क्या हो गई, R के बराबर हो गई। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वायर की जो रेसिस्टिविटी है उस रेजिस्टेंस के बराबर है, किस वायर की, जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसका लेंथ कैसा हो, यूनिट हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम में ले सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम का वायर के रेसिस्टेंस ही क्या है, उसकी रेसिस्टिविटी होती है, या ऐसे डिफाइन कर लो कि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही वायर की क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है।
तो हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के लिए देखो आप लिखोगे आर, इसका यूनिट क्या है, ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर, या हम इसको जनरली ओम सेंटीमीटर में भी आपको दिख जाएगा। तो ऐसा सिस्टम ये क्या हमारा ये ओम मीटर, यानी इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। स्पेसिफिक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हमारा, और इसके दो नाम हो गए, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि हमने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था शुरू में ना, कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला जो था R इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल अपॉन ए, ये जो टर्म हमारे ब्रैकेट में आ रहा है यही हमारा क्या है, दैट इज द रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू ए अपॉन एल, और हमने क्या देखा कि ये ब्रैकेट वाला टर्म भी तो हमारी रेसिस्टिविटी है, सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर इंटू टाउ। तो यहाँ से हमने रेसिस्टिविटी को यहाँ डिफाइन कर लिया कि किसी वायर की जो रेसिस्टिविटी है वो कैसी हो, इसको डिफिनेशन इसकी हो गई, इसके यूनिट्स को देख लिया हमने। अब हम बात ये करेंगे कि रेसिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किसी वायर की रेसिस्टिविटी किन बातों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ देखते हैं अगर हम, तो ये देखिए क्या होगा, ये m हो गया, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ये चार्ज हो गया, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इसे देखेंगे बारी बारी से कि कैसे किसी वायर की रेसिस्टिविटी। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ से क्लियर कर लो कि वायर की जो रेसिस्टिविटी, देखो इस फॉर्मूले में ये ऐसा लगता है कि अगर हम एरिया को बढ़ा दें तो रेसिस्टिविटी हमारी चेंज हो जाएगी, एल को बढ़ा दें तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले पे ध्यान बस ये देना है, इसको डिफाइन करना है यहाँ से रेसिस्टिविटी को। ये इन बातों पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो एरिया पे डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है। यानी किसी वायर का लेंथ बढ़ा दें तो उसकी रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर, रेसिस्टिविटी क्या है, उसके उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है, वो इन टर्म्स पे डिपेंड करती है। अब ये टर्म्स कैसे चेंज होते हैं इसको हम लोग देखते हैं, यानी रेसिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो अब हम देखेंगे कि जो रेसिस्टिविटी है किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और बेसिकली ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक, देखिए क्या है, पहले फिर से देख लो, रिकॉल कर लो। हमारे पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एल अपॉन ए। इस तरह से हमारे पास ये क्या टर्म हो जाता था, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म ही क्या है, ये हमारा रेसिस्टिविटी आती थी, रो इंटू एल अपॉन ए। और यहाँ से फिर यही हम फिर से कहते हैं कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब कैसे ये रेसिस्टिविटी चेंज होगी, हमने पहले भी बताया था कि ये रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे देखो हमने समझाया था भी कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, तो देखा जाए क्या क्या होता है। तो इसमें हमारे पास देखो ध्यान से, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हमारा नहीं होना है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं होना है। अगर हम बात करते हैं मेटल की बात करते हैं या एलॉय की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा ये कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो सारी बातें हैं, घुमा फिरा कर यही समझ में आता है कि ये क्या है, ये टाउ। और ये टाउ क्या है, हमने डिस्कस किया था कि टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये बेसिकली है क्या, तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, दो कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉनों के बीच के टक्कर का टाइम। देखिए दो कंसेक्यूटिव टक्कर है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से इसको टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो बात करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम के लिए ये किन बात पे डिपेंड करता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो जरा देखते हैं कि हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन बन करके आता है क्या, कि टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आर एम एस।
टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। ठीक है, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या हो गया? तो भाई ये देखो, ये जो टक्कर में, यहाँ जो टक्कर में डिस्टेंस चल रहा है भाई, इस तरह से कई टक्कर होंगे। ठीक है, इस तरह से कई टक्कर होते जाएंगे इस तरह इनके बीच में। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इन डिस्टेंस का एवरेज ले लो। ठीक है, ये जो कंसेक्यूटिव टक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इस ट्रेवल का क्या कर लो, इस ट्रेवल का मीन ले लो, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और ये वी आर एम एस क्या कहलाएगा? तो वी आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो देखो क्या हुआ, ये टाउ क्या किस किस बात में डिपेंड करता है? टाउ का रिलेशन आ गया ये लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। तो अगर हम मान लो किसी भी कंडक्टर को, अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर को अगर हम गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इसको गर्म करें तो क्या क्या चीज़ें और समझ में आती हैं। तो पहले तो देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में इस तरह से टक्कर करके चल तो रहे थे, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। देख लो, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वी आर एम एस हमारा क्या होगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। तो अब देखो, वी आर एम एस बढ़ेगा तो फिर टाउ क्या होगा, टाउ हमारा घट जाएगा। यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी टकराएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, टाउ हमारा कैसा हो गया, कम हो गया। अब आप वापस यहाँ आ जाओ कि अगर टाउ कम होता है तो ये क्या होगा, रो की वैल्यू बढ़ जाती है। तो टाउ कम होने का तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि मेटल के केस में क्या हमने देखा कि मेटल केस में अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। रीजन आपको हमने समझा दिया। रीजन क्या हो गया, रीजन यही हो गया कि गर्म करने पे क्या होगा, इनकी जो स्पीड होगी यानी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या हो रही, बढ़ेगी। और इस वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो टाउ होगा ये क्या होगा, ये कम होगा। और जब टाउ कम होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखो जब हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी सिंपल सी बात होगी कि अगर किसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि किसी भी मेटल की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस और इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो और भी हमारे पास टर्म है, जैसे हमें क्या करना है, अगर एलॉय को गर्म करें तो क्या होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। सेमीकंडक्टर तो सबसे लास्ट में पढ़ना है, बट उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे इनके ग्राफ का इनका रेसिस्टिविटी का वेरिएशन थ्रू ग्राफ, किसके लिए, मेटल के लिए, एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो अब हम एक ग्राफ के थ्रू इसका वेरिएशन देखेंगे कि कैसे रेसिस्टिविटी मेटल्स के लिए, ठीक है, एलॉय के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए कैसे इसका वेरिएशन होता है। तो फॉर्मूला तो हमें क्लियर हो गया, फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो गया कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये हमने देख लिया और ये भी देखा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टाउ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ क्या होगा, ये टाउ कम होगा। टाउ कम होगा तो रेसिस्टिविटी हमारी कैसी होगी, बढ़ेगी। और साथ में हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, कॉपर ले लेते हैं। ठीक है, मेटल के केस में क्या होता है, मेटल केस में अगर हम इसका ग्राफ के थ्रू इसका वेरिएशन देखना चाहें तो देखो ये हमारा हो गया टेम्परेचर का एक्सिस हो गया, ये टेम्परेचर हो गया और ये रेसिस्टिविटी ले लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉपर की बात कर रहे हैं। तो कॉपर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे क्या होगा, इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। तो जरा देखिए इस ग्राफ ऐसे हम दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी रेसिस्टिविटी क्या है, तेजी से बढ़ रही है।
तो अगर हम ये देखना चाहें, इसके ग्राफ में एक एक्सिस देखना चाहें तो दिखा सकते हो, ये 50 या मान लो 25 हो गया, 50 हो गया, 75 डिग्री हो गया, ऐसे टेम्परेचर पे इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। बट इसी ग्राफ को हम किसके लिए बनाएं? अगर हम एलॉय के लिए बनाएं, जैसे नाइक्रोम एलॉय के लिए बनाते हैं तो इसका वेरिएशन कैसे होता है? तो एलॉय में जैसे हमने बताया मैग्नीन ले सकते हो, नाइक्रोम ले सकते हो, और इनका जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, इसमें भी वेरी करता है, इसमें रेसिस्टिविटी बदलती है, बट इसका जो वेरिएशन है बहुत ही कम है। कम का मतलब देखो कि अगर हम यहाँ बात करते हैं 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, इस तरह से इसका मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसमें भी रेसिस्टिविटी इसकी बढ़ तो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ तो रहा है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर, यानी आप ज़्यादा टेम्परेचर देखो तब जाकर इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हम रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, जो हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? वो एलॉय का ही बनाते हैं। ठीक, मैग्नीन का बना दिया हमने, ठीक है। क्या रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर मान लो आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हो, करंट को फ्लो कराओगे तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर हम मेटल लेते हैं तो हम ऐसा चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस उसका चेंज ना हो, उनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें उनमें आप एलॉय को यूज़ करना पड़ेगा। एलॉय को यूज़ करने से है फ़ायदा ये कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा। ये तो हमने देखा दो के टर्म में, इसमें मेटल के केस में और ये एलॉय के केस में। ये आपका हो गया मेटल हो गया, मेटल हो गया। सेकेंड हमारा क्या हो गया? सेकेंड हमारा एलॉय हो गया। अब हमारे पास एक वेरिएशन और आता है, वो है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? रिलेशन हमारा यही सेमीकंडक्टर केस में, लेकिन ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस जो है या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, यानी वो घटती है। देखिए भाई स्पेशल क्या आ गया, अब तक तो मेटल और एलॉय में क्या बढ़ रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब इसका रीज़न क्या हो गया, इसको भी समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? इसका रेसिस्टिविटी क्यों चेंज होती है, क्यों घटती है, ऐसा क्या हो जाता है? तो देखो रिलेशन तो हमारा फिर से वही है, रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये तो रहेगा ही रहेगा। और फिर से देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे वही सेम होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ हमारा क्या होगा? घटेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ और है, वो क्या है? वो है डेंसिटी। ये n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? ये टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स में इनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी n की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी टाउ के कंपेरिजन में ज़्यादा। टाउ का घटना, भाई देखो टाउ घटेगा तो ये रो बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में भी कह रहा है कि टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, बट ये n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इसका इफेक्ट इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाता है। यानी फाइनली जो इसका इफेक्ट होता है किसका है? n के चलते, यानी रेसिस्टिविटी पे इफेक्ट किसके चलते होता है? n के चलते हो। कहाँ? सेमीकंडक्टर में। तो अब ये n बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये रो कैसी होगी? ये रो की वैल्यू हमारी घट जाएगी। तो फाइनली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी जो रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? घटेगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा घटेगा। ये स्पेशल केस हो गया किसके लिए? ये हो गया सेमीकंडक्टर में। इन दोनों में हमने देखा क्या, कैसे ये टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेसिस्टिविटी हमारी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? घटती है। रीज़न क्या बताया गया? रीज़न बताया गया कि भाई यहाँ पे देखो रेसिस्टिविटी रिलेशन तो वही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा टाउ क्या होगा? घटेगा। टाउ घटेगा तो ये हमारा क्या होना? बढ़ना चाहिए। बट यहाँ n का भी इफेक्ट हो रहा है और n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, यानी n का रोल टाउ के रोल से कैसा है? ज़्यादा हो रहा है, यानी n का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और n क्या हो रहा है? n की वैल्यू बढ़ रही है। तो फाइनली ये क्या हो गया? टाउ हमारा रेसिस्टेंस हमारा या रेसिस्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने देखा कि ये किस तरह से रेसिस्टिविटी हमारी वेरिएशन होता है। तो अब तक हमने ये क्या सीख लिया कि अगर हम बात करो कि अगर किसी मेटल का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात आती है वो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कितनी चेंज हो जाती है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई रेजिस्टर है। अब इस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 एट
T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस कितना है? वो है R0। और T इज इक्वल टू, इसको क्या कर लो, T डिग्री सेंटीग्रेड कर लो। ठीक है, क्या कर लिया? T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस RT है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? RT है। तो अब इसके लिए रिलेशन हमारा ये निकला कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। यानी इस रिलेशन को देख करके हम आप बता सकते हैं कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, जहां पे अल्फा क्या है? अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोबारा समझ लो क्या है ये? अगर कोई वायर है जिसका टेम्परेचर क्या है, वो वायर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस कितना है? R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कितना है? RT है। तो इस नए टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। जहाँ T आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अल्फा क्या है? अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप चाहो तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू होगी RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये हो गई किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखो ये ओम हो जाएगा, ये भी ओम, यानी इसका पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रिलेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस रिलेशन की मदद से हम फाइनली किसी वायर का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे 50 डिग्री 100 डिग्री बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हमारे सामने आएंगे भी। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का। छोटा सा एक टर्म है कंडक्टिविटी, समझ लेते हैं। तो क्या कहता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को लिखेंगे किससे? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो क्या हमारा? रेसिस्टिविटी है। रेसिप्रोकल और रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, यानी रेसिस्टिविटी एक तरह से रेजिस्टेंस है, और ये क्या हो गया हमारा? ये दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका देखो यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओम मीटर। इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा का यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। भाई इसका मतलब ये हो गया कि भाई जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी कितना उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें हम लोग कुछ आगे डिस्कस करने चलते हैं। फिर से एक बार ओम्स लॉ की बात करेंगे, और ओम्स लॉ को हम लोग फिर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वेक्टर फॉर्म। कैसे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले इसको आपको समझा चुके हैं कि v अपॉन जो i है इसकी वैल्यू क्या है? m अपॉन n स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब इसी में से कुछ टर्म्स को हम अलग अलग करेंगे और इन टर्म्स के बारे में जरा देखते हैं। अगर हम इसमें i और l को इंटरचेंज कर दें, i और l को आपस में इंटरचेंज कर दें, इसको यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास एक रिलेशन दूसरा आ जाएगा। v अपॉन l इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ इंटू i अपॉन a। क्या किया गया?
इसको L को आप शिफ्ट कर दो या L को यहाँ लाओ और I को यहाँ शिफ्ट कर दो। अब ये सारे टर्म्स कुछ कुछ वैल्यू देते हैं। क्या वैल्यू देते हैं? तो जरा देखो V अपॉन जो L है, V अपॉन L ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आपने पढ़ा कि M अपॉन n स्क्वायर टाउ ये क्या है? ये रेसिस्टिविटी है। और ये I अपॉन A ये क्या है? ये तो हमारा करंट अपॉन एरिया, ये तो करंट डेंसिटी है। ये सारे टर्म्स हमको यहाँ पे मिल गए। अब इनकी वैल्यू को प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो V अपॉन I हमने क्या कहा? ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टर्म क्या है? ये तो रो है। और ये क्या है? ये हमारा J है। तो एक टर्म तो हमको यहाँ मिल गया E इज इक्वल टू रो इंटू J। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जो रो है क्या है? 1 अपॉन सिग्मा, या सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। हमने क्या बताया कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा हो गया, या सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ये रिलेशन हमको यहाँ पे पता है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे? रो की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो रो की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन सिग्मा इंटू J। अब आपके पास रिलेशन क्या आएगा? सिग्मा को इधर शिफ्ट कर दो। सिग्मा को हम लोग क्या कर दें? शिफ्ट कर दें दूसरे साइड में। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? J इज इक्वल टू सिग्मा इधर शिफ्ट हो गया, सिग्मा इंटू E। अब यहां देखो खास बात यह है कि J भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। और यही क्या है? दिस इज द ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ये जो लॉ है दैट इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब एक लास्ट हमारे पास है दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो मोबिलिटी कह सकते हैं कि मोबिलिटी कैरेक्टराइज हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू अ मेटल। कोई भी किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, वही क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी से क्या पता चलता है? कि मोबिलिटी से ये पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल में कितना, या किसी भी कंडक्टिंग, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट में भी यूज कर सकते हो, यानी कितना तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा, वही क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है। मोबिलिटी को किस लिखेंगे? म्यू से। और ये मोबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन की चलती होती तो म्यू ई लिखेंगे। और आगे आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में कि अगर ये होल होगा तो ये म्यू एच भी लिखा जाएगा, एच। ये एच फॉर होल। अभी आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ये आगे पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यानी हमारे पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो मोबिलिटी उसका म्यू ई से लिखेंगे। अगर होल्स हैं तो म्यू एस से लिखेंगे। अब इसको मोबिलिटी का डिफिनेशन कैसे निकाला जाए, कैसे आएगा? तो हमने रिलेशन पढ़े हैं कि वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, और ए के बारे में देख लिए, ए के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ए का रिलेशन क्या है। तो ए का रिलेशन है ई अपॉन एम, ई अपॉन एम इंटू ई। ये भी हम रिलेशन देख चुके हैं, पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इस तरह से हमारे पास वी डी इज इक्वल टू, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये हो गया ई अपॉन एम इंटू ई इंटू टाउ। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, ई अपॉन एम इंटू टाउ, और ये कर दो ई। ठीक है, यानी ये वी डी इज इक्वल टू, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यही क्या है? यही तो हमारी मोबिलिटी है, यही हमारा म्यू ई इनटू ये क्या हो गया? दैट इज ई। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। क्या है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब इसको कैसे इसको डिफाइन करोगे? कैसे इसको डिफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो कहोगे कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? म्यू ई जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वही क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है? अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वही क्या है? वही हमारा मोबिलिटी है। तो ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये सारे छोटे छोटे डिफिनेशन हमारे यहाँ पे
ये क्लियर हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि किसी वायर को रेजिस्टेंस स्ट्रेच करने पे, यानी जो रेजिस्टेंस जो बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कैसे लेंथ बढ़ाने पे, एरिया चेंज करने पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज तो नहीं होगी बट रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, उनकी बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।